हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के क्लास में हम लोग अध्याय 1 अर्थात वास्तविक संख्या का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने गणित का परिचय लिया था, जिसमें आपने सीखा था कि गणित, जिसको अंग्रेजी में मैथमेटिक्स कहा जाता है, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक अर्थात यूनानी शब्द मैथमा से हुई है, जिसका अर्थ टू लर्न, सीखना, टू स्टडी, अध्ययन करना एवं टू साइंस अर्थात विज्ञान होता है। फिर आपने सीखा था कि मैथमेटिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ माइंड, अर्थात गणित हमारे दिमाग की उपज है। जिस प्रकार क्रॉप्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फील्ड, अर्थात फसल खेत की उपज है, ठीक उसी प्रकार गणित हमारे दिमाग की उपज है। फिर उसके बाद आपने जाना था कि गणित और विज्ञान में अनुनाश्रय का संबंध है, अर्थात दोनों परस्पर एक दूसरे में निहित है। विज्ञान हमें किसी तथ्य का सिद्धांत देती है तो गणित उसी सिद्धांत का सूत्र देता है। फिर आपने सीखा था कि आर्किमिडीज को गणित का जनक कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्किमिडीज को माना जाता है। आज के क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 बिंदु का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला बिंदु है समस्या एवं समस्या समाधान, दूसरा है वास्तविक संख्या एवं उसके परिवार, तीसरा है धनात्मक पूर्णांक के 2 अति महत्वपूर्ण गुण, चौथा है परमेयिका एवं परमेय में अंतर, पांचवा है यूक्लिड विभाजन परमेयिका एवं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग। तो सर्वप्रथम हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 1, समस्या एवं समस्या समाधान। अब देखिए समस्या क्या है। समस्या को अंग्रेजी में प्रॉब्लम कहा जाता है। किसी कार्य को जब हम करते हैं तो उस कार्य को करने के वक्त जो कठिनाइयां उत्पन्न होती है उसे हम समस्या कहते हैं। फिर है समस्या समाधान। किसी कार्य को करते वक्त जो समस्या आती है उस समस्या को दूर करना समस्या समाधान कहलाता है। यह समस्या समाधान करने की 2 विधि है, कलन विधि और प्रवाह सचित्र विधि। अब कलन विधि, जिसको एल्गोरिदम के नाम से जाना जाता है, किसी भी समस्या को स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना, अर्थात चरणशः विधि द्वारा सॉल्यूशन करना कलन विधि कहलाता है। यानी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिदम। और दूसरा विधि है प्रवाह सचित्र विधि। जब हम किसी समस्या का समाधान डायग्रामेटिकल रूप से करते हैं, अर्थात चित्र या आकृति के माध्यम से जब हम करते हैं, तो यह विधि प्रवाह सचित्र विधि कहलाता है। अब देखिए आपको ब्लैक बोर्ड पर समस्या समाधान की विधि, इन सारी चीज को हमने लिख दिया है। इसको एक बार देख लेते हैं कि समस्या क्या है। किसी भी कार्य को हल करने के वक्त उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को समस्या कहते हैं। फिर है समस्या समाधान, अर्थात सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। किसी भी कार्य को संपन्न करने के वक्त उत्पन्न समस्या को दूर करना समस्या समाधान कहलाता है। फिर है समस्या समाधान की विधि। समस्या समाधान की 2 विधि है। पहला विधि है कलन विधि, जिसको एल्गोरिदम मेथड के नाम से जाना जाता है। यानी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिदम मेथड। यानी चरणशः विधि द्वारा किसी समस्या का समाधान करना कलन विधि कहलाता है। यानी यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। अब देखिए शब्द आया है एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम शब्द कहां से लिया गया है? तो एल्गोरिदम शब्द जो है 9वीं शताब्दी में एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी थे, जिनके नाम से इस शब्द को लिया गया है। और फिर है अलजबरा। अलजबरा जो है वह भी यही गणितज्ञ जो है अल ख्वारिज़मी, इनके एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिसाब अल जबर व अल मुकाबला, इससे अलजबरा शब्द को लिया गया है। अब समस्या समाधान की दूसरी विधि है प्रवाह सचित्र विधि, यानी फ्लो चार्टिंग मेथड। डायग्रामेटिकल सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज नोन एज फ्लो चार्टिंग मेथड। अर्थात चित्र या आकृति के माध्यम से किसी समस्या का समाधान करना प्रवाह सचित्र मेथड कहलाता है। प्रवाह सचित्र मेथड का उपयोग अक्सर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करने के वक्त किया जाता है। प्रोग्रामिंग के वक्त डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के समय
इस प्रकार के बॉक्सों को प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और समस्या को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए ये अंडाकार बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, और समस्या जब बंद करते हैं तो उसके लिए भी यही अंडाकार बॉक्स का प्रयोग करते हैं। फिर है समस्या के डाटा को जब हम इनपुट करते हैं तो उसके लिए इनपुट बॉक्स के रूप में इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। जब हमारा डाटा प्रोसेस करता है अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग के रूप में इस बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, और ये हमारा है रिजल्ट बॉक्स। लास्ट में जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट बॉक्स के लिए इस टाइप के बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि प्रवाह सचित्र में विभिन्न प्रकार के डायग्राम का प्रयोग करके समस्या को समाधान किया जाता है। तो ये हुआ आपका समस्या, समस्या समाधान और समस्या समाधान करने की दो विधि अर्थात एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट मेथड। अब हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या एवं उसके परिवार के बारे में। वास्तविक संख्या जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर कहा जाता है, वैसे आपने पिछली कक्षा अर्थात 9वीं में वास्तविक संख्याओं की खोज, फिर वास्तविक संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण, फिर उसके बाद परमेय और अपरमेय संख्याओं, इन सारी संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। वैसे आपको 10वीं कक्षा में भी वास्तविक संख्या का अध्ययन जारी रहेगा। आज हम लोग वास्तविक संख्या एवं उसके परिवार को फिर से जानते हैं। तो पॉइंट है आपका वास्तविक संख्या। अर्थात रियल नंबर। संख्या रेखा पर अवस्थित सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। अगर ये हमारा एक संख्या रेखा है, ये 0 हुआ, दाईं तरफ प्लस में आता है 1 2 3 4, फिर 0 से बाईं ओर माइनस में -1 -2 -3 -4। इस प्रकार आपका 0 से बाईं ओर माइनस में और 0 से दाईं ओर प्लस में संख्या को लेकर के संख्या रेखा पर हम दर्शाते हैं। इस संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं हैं, जो भी एक एक बिंदु है, वह कोई ना कोई संख्या को ही निरूपित करती है, और इस संख्या रेखा पर अवस्थित जितनी भी संख्या है सभी संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। अब दूसरे शब्दों में हम ऐसे समझें, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या के परिवार का सम्मिलित रूप वास्तविक संख्या कहलाता है। परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या के परिवार का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी ऐसे हम कह सकते हैं कि परमेय और अपरमेय संख्याओं का समूह जो है वह वास्तविक संख्या है।
अब हम वास्तविक संख्या के परिवार की ओर चलते हैं। वास्तविक संख्या के परिवार। वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं। पहला है परमेय संख्या और दूसरा है अपरमेय संख्या। यानी वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला हुआ परमेय संख्या और दूसरा हो गया अपरमेय संख्या। फिर परमेय संख्या के दो भाग हैं। पहला है पूर्णांक और दूसरा है अपूर्णांक। पूर्णांक के तीन भाग हैं। पूर्णांक संख्या के कितने भाग हैं? तीन भाग। पहला है ऋण पूर्णांक, दूसरा है शून्य पूर्णांक और तीसरा है धन पूर्णांक। यह है आपका वास्तविक संख्या का परिवार। यानी वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला भाग है परमेय संख्या और दूसरा क्या है? अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या का कोई भाग नहीं है। परमेय संख्या के दो भाग, पूर्णांक संख्या और अपूर्णांक संख्या। जिस तरह से अपरमेय संख्या का कोई भाग नहीं है, ठीक उसी तरह से अपूर्णांक संख्या का भी कोई भाग नहीं है। लेकिन पूर्णांक संख्या को तीन भागों में बांटा गया है: ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक। अब इसको हम ऐसे समझें कि अगर यह एक संख्या रेखा है तो ये आपका हो गया शून्य पूर्णांक, और शून्य से दाईं ओर जितने भी प्लस में संख्या है ये सब धन पूर्णांक हो गया, और शून्य से बाईं ओर जो भी संख्या माइनस में आती है ये सब ऋण पूर्णांक कहलाती है। यानी शून्य शून्य पूर्णांक हो गया। शून्य से बाईं ओर संख्या रेखा पर अवस्थित सभी ऋणात्मक संख्या ऋण पूर्णांक कहलाती है। शून्य से दाईं ओर संख्या रेखा पर अवस्थित सभी धनात्मक संख्या धन पूर्णांक कहलाती है। तो इस आधार पर आपने समझ गया जो वास्तविक संख्या क्या हुआ। तो वास्तविक संख्या मुख्य रूप से परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जो परिवार है इसी का सम्मिलित रूप जो है वह वास्तविक संख्या कहलाती है। अब थोड़ा हम लोग जान लें परमेय संख्या क्या है। परमेय संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिसको जो संख्या p बट्टा q के रूप में हो, q जीरो नहीं हो एवं p तथा q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, परमेय संख्या कहलाता है। जहां p और q दो पूर्णांक है। उदाहरण के लिए 4/5 एक परमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इसको p/q के रूप में लिखा गया है। q जीरो नहीं है, यहां पर देखिए हर इसका जीरो नहीं है, और p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। 4/5 में ऊपर नीचे है। आप देखें ये सरलतम रूप में है। इसमें कॉमन क्या आएगा? 4 का 1 गुने 4, 5 का 1 गुने 5, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आता है? 1 आता है। तो ये हमारा परमेय संख्या है। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है क्या 6 एक परमेय संख्या है? तो हम जवाब देंगे हाँ 6 भी एक परमेय संख्या है। क्या इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। 6/1 कर देंगे। कोई भी संख्या अगर वैसे ही लिखा है ऑलरेडी उसका हर जो होता है 1 होता है। इसको भी हमने p/q के रूप में लिख दिया। यहाँ पर भी देखते हैं हर जीरो नहीं है और p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? यहाँ पर 1 है।
इसलिए सिर्फ अगर कोई आपको अंक दे देता है क्या 4 एक परमेय संख्या है, तो जवाब देंगे हाँ 4 एक परमेय संख्या है। 6 एक परमेय संख्या है, तो हाँ 6 भी एक प्रकार का परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि उसका हर ऑलरेडी 1 होता है। फिर कभी कभी ये भी पूछा जाता है क्या 0 एक परमेय संख्या है, इसका भी उत्तर होगा हाँ 0 भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि 0 को आप p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बट्टा क्यू, p का मान 0 हो गया, q का मान 1 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं q तो 0 नहीं है, फिर है p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक देखिए 3 प्रकार के होते हैं, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक। तो शून्य क्या हुआ, शून्य पूर्णांक हुआ, 1 क्या है, धन पूर्णांक है। यहाँ भी देखिए ऊपर नीचे अंश और हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, तो 1 है। ये हुआ परमेय संख्या की पहचान। अब देखिए कैसे हर एक हो जाता है। कभी कभी आपने बचपन में सीखा होगा बट्टा पर का जोड़। जैसे आपको दे देगा 3 + 1 बट्टा 2 को जोड़े, तो आप क्या करते हैं, तुरंत 3 के नीचे 1 दे देते हैं। ये 1 कहां से आता है, कोई भी संख्या है आप यह जान लें कि हर में कुछ नहीं है तो 1 होता है। इसलिए अगर कोई संख्या p बट्टा क्यू के रूप में भले ही नहीं लिखा हो, यानी क्यू क्लियर नहीं है, तो आप समझ जाएंगे उसके नीचे 1 है, इसलिए वो भी परमेय संख्या होगा। अब हम लोग जानते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका परिपूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है, अर्थात जो संख्याएं रूट के अंदर में होती है, जैसे √2, √3, √4, ये √5, ये सब अपरमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 का परिपूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है, 3 का परिपूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है, 5 का परिपूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है। ये आपका अपरमेय संख्या है। फिर जैसे आपको पूछेगा क्या √4 एक अपरमेय संख्या है, तो यहाँ पर रूट देख करके आप ये नहीं कहेंगे कि √4 एक अपरमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 का परिपूर्ण वर्गमूल संभव है, 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए √4 अपरमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, परमेय संख्या है। यानी ध्यान में रखेंगे जो संख्या रूट के अंदर रहेगा और उसका वर्गमूल निकल पाना संभव नहीं है, पूरा वर्गमूल, परिपूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, वे सभी संख्याएं अपरमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। अब परमेय संख्या के 2 भाग, पूर्णांक और अपूर्णांक। अपूर्णांक संख्या को समझे, जिस संख्या का हर शून्य आ जाए, जैसे 8/0 लिखा हुआ है, चूंकि यह तो संभव है ही नहीं, लेकिन फिर भी मान लें कि इस तरह का कोई यदि आपको रिलेशन आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, 8/0, यानी यहां पर क्या देखते हैं, हर में 0 है, वे सभी संख्या अपूर्णांक संख्या होगी। यानी आप ध्यान में रखेंगे कि कोई भी संख्या, चूंकि 0 से तो उसमें भाग दे नहीं सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा रिलेशन दे सकता है, यानी 0/8 संभव है, ये 0 होगा, लेकिन 8/0 ये संभव नहीं है, यानी ये इन्फिनिटी हो जाता है। तो इस प्रकार का जो भी संख्या मिलेगा, यानी जिसके हर में आपको 0 मिलेगा, उन सारी संख्या को आप समझेंगे अपूर्णांक संख्या है। यानी अर्थात जिसका हर 0 हो, यानी 0 हर वाली संख्या जो है अपूर्णांक संख्या कहलाती है। फिर आपने देखा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के 3 प्रकार, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक। संख्या रेखा पर 0 को शून्य पूर्णांक कहते हैं। 0 से बाईं ओर जितनी भी माइनस में संख्या है वो सब ऋण पूर्णांक कहलाएगा। 0 से दाईं ओर जितनी भी संख्या प्लस में है वे सब धन पूर्णांक कहलाती है। अब हम लोग इस अध्याय में मुख्य रूप से जानेंगे इस धन पूर्णांक के 2 अति महत्वपूर्ण गुण के बारे में। क्या जानेंगे? धन पूर्णांक के 2 अति महत्वपूर्ण गुण, यानी पॉइंट नंबर 3 है धनात्मक पूर्णांक के गुण। तो ये आपने अभी वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या के परिवार के बारे में जाना। अब हम लोग जानते हैं धनात्मक पूर्णांक के अति महत्वपूर्ण गुण। धनात्मक पूर्णांक
के दो अति महत्वपूर्ण गुण। पहला गुण है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अभी आपने देखा था एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम समस्या समाधान करने की वह विधि है जिसमें हम किसी भी समस्या को स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते हैं, एल्गोरिदम कहलाता है। फिर विभाजन, विभाजन मतलब भाग देना। यूक्लिड गणितज्ञ है, अर्थात यूक्लिड नामक गणितज्ञ ने भाग देने की एक विधि यानी स्टेप बाय स्टेप विधि का प्रतिपादन किया, जिसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहा जाता है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अंतर्गत हम लोग यह जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन यानी इसको आप ऐसे समझें, यूक्लिड नामक गणितज्ञ ने सर्वप्रथम कलन यानी चरणशः यानी स्टेप बाय स्टेप विधि द्वारा, यूक्लिड नामक गणितज्ञ ने सर्वप्रथम कलन विधि द्वारा विभाजन के नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहा जाता है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दोनों सेम है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दोनों एक दूसरे से इतना अंतर्निहित है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एवं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एवं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दोनों एक दूसरे से इतना अंतर्निहित है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को ही यूक्लिड विभाजन
परमेयिका कहा जाता है। इस बात को समझ गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या हुआ? यूक्लिड नामक गणितज्ञ ने सर्वप्रथम कलन विधि द्वारा विभाजन के नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय दोनों एक दूसरे से इतना अंतर्निहित है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहा जाता है। चाहे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से जाना जाता है। और अगला पॉइंट है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या प्रमेयिका का तात्पर्य धनात्मक पूर्णांकों के विभाज्यता से है। यानी धनात्मक पूर्णांक का जो हम विभाजन करते हैं, इसी विभाजन से तात्पर्य किसका है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से है। तो अब हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट हम लोग जानते हैं क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R जो है 0 है या 0 से बड़ा है लेकिन B से छोटा है। यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट। यानी दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर क्या है? BQ प्लस R, जहां R का मान क्या होगा? या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन B से छोटा होगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है। इसको हम दूसरे शब्दों में जाने
दूसरे शब्दों में यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हो कि ए बड़ा बी तथा ए में बी से भाग देने पर भागफल Q एवं शेषफल R हो तो A बराबर क्या होगा BQ प्लस R, जहां R का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन B से छोटा होगा। अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, जहां ए हमारा क्या हो गया भाज्य, बी क्या हो गया भाजक, क्यू क्या हो गया भागफल और आर क्या हो गया शेषफल हो गया। जहां ए बराबर भाज्य, बी बराबर भाजक, क्यू बराबर भागफल और आर बराबर क्या हुआ शेषफल। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब यूक्लिड विभाजन पर क्या सीखा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है दो धनात्मक पूर्णांक को एक विभाजन करने की प्रक्रिया है, जिसमें संबंध क्या है कि यदि ए भाज्य हो, बी भाजक हो, क्यू भागफल हो और आर शेषफल हो, ए बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस आर, जहां शेषफल जो होगा वह हमेशा भाजक अर्थात बी से क्या होगा कम होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन बी से कम होगा। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे 12 भागा 5 है, तो यहां पर ए कितना हो गया 12, बी कितना हो गया 5, तो 5 दूनी 10, शेष हो गया 2। अब यहां पर हम क्या देखते हैं, क्यू हो गया आपका 2 और आर कितना हो गया 2, शेषफल 2। ये देखिए आपको 0 से बड़ा है लेकिन बी यानी 5 से क्या है छोटा है, यानी 2 जो है वह 0 या 0 से क्या है बड़ा है लेकिन ये 5 से क्या है छोटा है। ये यही रिलेशन बताता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको हम विभाजन की लंबी विधि के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से जो हम भाग करते हैं यह भाग क्या होता है विभाजन की लंबी विधि, विभाजन की लंबी विधि। इस विधि से आप बचपन में भाग निकालना सीखा होगा और इसी विधि को हम लोग यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय में स्टेप बाय स्टेप लिखना सीखेंगे। तो ये हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं विभाजन का। जैसे 20 है भागा 3 है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं ए का वैल्यू 20 है, बी का वैल्यू कितना है 3। क्यों? क्योंकि 20 जो है वह बड़ा है किससे 3 से। अब इसको
लंबी विभाजन की प्रक्रिया देखते हैं। इस 20 में क्या करेंगे, 3 से हम भाग करेंगे, 3 छाका 18, ये हो गया आपको शेषफल 2। तो ये आपका हो गया Q, ये हो गया आपका R। यहां पर क्या देखते हैं, R का मान जो है वह 0 से बड़ा है, लेकिन B ये 3 से क्या है, छोटा है। अब इसी को हम यूक्लिड विभाजन परमेयिका के रूप में क्या लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से छोटा होगा। अब इस रूप में इसको लिखते हैं, A का वैल्यू कितना है 20, B का वैल्यू कितना है 3, Q का वैल्यू कितना है 6, अब प्लस शेषफल R कितना है 2। जहां देखिए R का मान 2 आया है, ये क्या है 0 से बड़ा है, लेकिन B कितना है 3 से क्या है छोटा है। तो ये हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के फॉर्मेट के रूप में, ये हुआ लंबी विभाजन के रूप में। हम इसी तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेप बाय स्टेप विभाजन की प्रक्रिया को करते रहेंगे। किस चीज को ज्ञात करने में, तो HCF को ज्ञात करने में, उस जगह पर हम इस विधि का उपयोग करेंगे। फिर वैसे इसके बारे में हम आगे देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग। अब है धनात्मक पूर्णांक का दूसरा गुण, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का तात्पर्य पूर्णांकों के गुणनफल से है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय का तात्पर्य पूर्णांकों के गुणन से है। आपने क्या देखा था कि पहला था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का तात्पर्य क्या था, धनात्मक पूर्णांकों के विभाजन से था। जबकि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का तात्पर्य क्या है, पूर्णांकों के गुणन से है। इसके अनुसार अर्थात प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के
अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी क्या समझा? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का तात्पर्य क्या है? पूर्णांकों के गुणन से है। यानी इसके अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और यह गुणनखंडन जो होगा अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होगा? अद्वितीय होगा। अब यहाँ पर एक शब्द आया है भाज्य और दूसरा है अभाज्य। थोड़ा इसको पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या है। वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाज्य हो। भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है। 2 1 से भी कटता है और स्वयं 2 से भी कटता है, लेकिन इस दोनों के बीच में और तो कोई दूसरी संख्या है नहीं जो अतिरिक्त से कटेगा, इसलिए 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। उसके बाद 4 1 से भी आपको विभाज्य होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। यानी 1 और 4 के अतिरिक्त ये 2 से भी विभाज्य है। फिर 6 भी भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 6 जो है 1 से तो विभाज्य है ही, स्वयं अर्थात 6 से तो विभाज्य है ही, इसके अतिरिक्त यह 2 से भी विभाज्य होगा और 3 से भी विभाज्य होगा। फिर 8 भी भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 8 जो है वह 1 से भी विभाज्य है और स्वयं 8 से भी विभाज्य है, लेकिन इसके अतिरिक्त वह 2 से विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है। तो ये सब आपको कहलाएगा भाज्य संख्या। और दूसरा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाज्य हो। अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होगा, क्योंकि 2 1 से ही विभाज्य है और 2 से ही विभाज्य है। उसके बाद 3 होगा, क्योंकि 3 1 और सिर्फ 3 से ही विभाज्य है। फिर 5 होगा, 1 और 5 से विभाज्य है, किसी अन्य अतिरिक्त संख्या से वह विभाज्य नहीं है। फिर 7, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या सीखा? वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाज्य होगा वह भाज्य संख्या कहलाएगा। और अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाज्य हो, यानी सिर्फ 1 से विभाज्य होगा और स्वयं से ही विभाज्य होगा, वह अभाज्य संख्या कहलाएगा। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सी संख्या है जो भाज्य एवं अभाज्य दोनों है। तो याद रखना 2 जो है
वह भाज्य भी है एवं अभाज्य भी है। भाज्य में क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है कि 2 जो है वह 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, लेकिन इसके बीच में कोई तो संख्या है ही नहीं। इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यह 1 और सिर्फ 2 से ही कटता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, जवाब देंगे 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 2, यानी 2 भाज्य और अभाज्य दोनों है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब कैसे व्यक्त करेंगे, तो इसको हम समझते हैं उदाहरण से। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कोई भाज्य संख्या लेते हैं, तो भाज्य संख्या जैसे 18, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। यहां पर हम देखते हैं क्या 2 से 18 विभाज्य है, तो 2 से 18 विभाज्य है। यहां 2 से हम इसमें भाग करेंगे, 2 9 18 9। फिर यहां पर 9 को हम देखते हैं कि क्या यह 2 से विभाज्य है? 2 से विभाज्य नहीं है। अगली अभाज्य संख्या 2 के बाद क्या है? 3। 3 से देखते हैं 3 से विभाज्य है, तो 9 में 3 से भाग लग जाएगा, यानी 3 से यह विभाज्य है। 3 तिया 9। अब फिर ये 3 है, 3 फिर विभाज्य होगा, तो 3 3 से ही विभाज्य होगा, तो 3 से इसमें हम भाग करेंगे, 3 एकम 3। अब 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। 18 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा? 18 में देखिए आपका कौन कौन सी अभाज्य संख्या आया है, तो इसका हुआ है अभाज्य 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया आपका? 2 गुने 3 गुने 3। इसको हमने गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। ये हुआ आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। फिर कहता है यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यानी क्रम के बिना अद्वितीय। यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या? अद्वितीय अभाज्य संख्या है, यानी इसको हम घात के रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो 2 का पावर 1 और 3 का पावर कितना हो जाएगा? 2, यानी 2 का पावर 1, 2 एक बार है तो 2 का पावर हमने 1 कर दिया, और 3 2 बार है तो 3 का पावर 2 कर दिया। यानी कोई भी संख्या जो अद्वितीय मतलब उसके समान दूसरा नहीं हो, यानी 3 आपको 2 बार है, इसको अद्वितीय रूप क्या होगा? 3 का पावर 2 कर देंगे, यानी अब इस 3 का अतिरिक्त कोई दूसरा 3 इसमें नहीं है। फिर कहता है आने वाला क्रम बिना अद्वितीय, ये अद्वितीय है लेकिन इसका क्रम जो है, आप जैसे 2 का पावर 1 लिखे, 3 का पावर 2 लिखे, इसको आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। यानी जैसे 18 का आपने अभाज्य गुणनखंड किया, 2 गुने 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2, आप इसको आप 3 का पावर 2 गुने 2 का पावर 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, या जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 2 गुने 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, या 3 गुने 2, किसी भी क्रम में आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि ये अभाज्य संख्या जो है अद्वितीय होना चाहिए, इसके समान कोई दूसरा नहीं हो। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसको घात के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो ये हुआ आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो क्या सीखा? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या हुआ कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक के 2 अति महत्वपूर्ण गुण क्या हुआ? पहला हुआ आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का तात्पर्य क्या है? धनात्मक पूर्णांकों के विभाज्यता से है। और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का तात्पर्य क्या है? पूर्णांकों के गुणन से है, यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। फिर आपने सीखा भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाज्य है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, ये सब भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? वह संख्या जो एक एवं स्वयं से विभाज्य हो उसे
अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ये सब क्या है? आपको अभाज्य संख्या है। वह कौन सी संख्या है जो भाज्य एवं अभाज्य दोनों है? आंसर हो जाएगा 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो भाज्य एवं अभाज्य दोनों है। फिर पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। फिर पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो 2 है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। समस्या समाधान की कितनी विधि है? 2 विधि है, कलन विधि और प्रवाह सचित्र विधि। कलन विधि क्या है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज नोन एज द एल्गोरिदम। प्रवाह सचित्र क्या है? डायग्रामेटिकल सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज नोन एज द फ्लो चार्टिंग मेथड। फिर आपने क्या देखा था? वास्तविक संख्या क्या है? प्रत्येक संख्या रेखा पर अवस्थित जितनी भी संख्याएं सभी वास्तविक संख्या कहलाती है। या दूसरा परिभाषा था परमेय एवं अपरमेय संख्याओं की सामूहिक रूप से जो परिवार है वह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या के कितने भेद? 2 भेद, परमेय और अपरमेय। परमेय संख्या के कितने भेद? 2 भेद, पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक संख्या के कितने भेद? 3 भेद, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक। धन पूर्णांक के कितने गुण? तो 2 गुण। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग जानते हैं, परमेयिका एवं प्रमेय क्या है। परमेयिका को अंग्रेजी में लेमा कहा जाता है। अभी आपने क्या सीखा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एवं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दोनों एक दूसरे से इतना अंतर्निहित है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या था? यदि a और b 2 धन पूर्णांक हो, जहां a b से बड़ा है, b से यदि a में भाग दिया जाए, भागफल q एवं शेषफल r आवे, तो a बराबर क्या होगा? bq प्लस r, जहां r का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। दूसरे शब्दों में अगर a भाज्य हो, b भाजक हो, q भागफल हो, r शेषफल हो, तो भाज्य बराबर क्या होगा? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। चलिए अब हम लोग जानते हैं प्रमेयिका के बारे में और प्रमेय के बारे में। प्रमेयिका, जिसे अंग्रेजी में लेमा कहा जाता है, सिद्ध किया हुआ कथन प्रमेयिका कहलाता है। सिद्ध क्या हुआ कथन प्रमेयिका कहलाता है। अर्थात जिस कथन को सिद्ध नहीं किया जा जिस कथन को सिद्ध नहीं किया जा सकता है, प्रमेयिका कहलाता है। जो स्वतः सिद्ध होता है। प्रमेयिका का उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यूक्लिड विभाजन
परमेयिका। अब ये कथन स्वतः सिद्ध है क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सिद्ध किया हुआ कथन है। इसको सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, ये स्वतः सिद्ध है। और इसका हम उपयोग करके क्या निकालते हैं, इसका उपयोग करके HCF ज्ञात किया जा सकता है। ये हमारा क्या हो गया, प्रमेयिका हो गया। और दूसरा है प्रमेय, अंग्रेजी में कहते हैं थ्योरम। जिस कथन को सिद्ध किया जा सकता है, प्रमेय कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये क्या है, एक प्रमेय है। क्यों, क्योंकि आप त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रमेय को आपने क्लास 9वीं में भी पढ़ा था कि सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री है। इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, इसलिए क्या है, प्रमेय है। जैसे हुआ दूसरा उदाहरण थेल्स प्रमेय। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखाखंड अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये सब क्या है, प्रमेय है। तो आपने सीख गया प्रमेय क्या है। तो सिद्ध क्या हुआ कथन प्रमेयिका कहलाता है, अर्थात जिस कथन को सिद्ध नहीं किया जा सकता है प्रमेयिका कहलाता है। यह स्वतः सिद्ध होता है। और प्रमेयिका का उपयोग कहाँ पर करते हैं, अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उदाहरण है, इसका उपयोग HCF को ज्ञात करने में किया जाता है। प्रमेय किसको कहेंगे, जिस कथन को सिद्ध किया जा सकता है प्रमेय कहलाता है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। उसके बाद थेल्स प्रमेय हुआ, थेल्स प्रमेय का विलोम हुआ, पाइथागोरस प्रमेय हुआ। ये सब प्रमेय है जिसको आप सिद्ध कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एवं प्रमेय में अंतर। अब हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग। ये लास्ट टॉपिक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या प्रमेयिका का उपयोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या प्रमेयिका का उपयोग H का उपयोग दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने में किया जाता है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समाप अपवर्तक ज्ञात करने में किया जाता है।
अब है एचसीएफ ज्ञात करने का शर्त। पहला शर्त है विभाजन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप तब तक चलती रहेगी जब तक कि शेषफल शून्य न आ जाए। दूसरा है यदि शेषफल शून्य आ जाए तो अंतिम भाजक अभिष्ट धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ कहलाता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एचसीएफ ज्ञात करना है आपको 225 एवं 135 का क्या होगा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबी विभाजन के द्वारा इसका विभाजन की प्रक्रिया करेंगे। ए का मान हो गया 225 चूंकि 225 बड़ा है, और बी हो जाएगा आपको 135। 135 से हम 225 में भाग करते हैं। 135 इकाई, ये हो जाएगा 0, 12 में 3 गया 9, 90। फिर 135 में 90 इकाई 90, 45, फिर 45 से 90 में भाग करते हैं। 45 दूनी 90। यानी क्या देखते हैं, ये विभाजन की प्रक्रिया कितने स्टेप में संपन्न हुआ। ये हुआ स्टेप नंबर 1, ये हुआ स्टेप नंबर 2, ये हुआ स्टेप नंबर 3। ये 3 चरण में संपन्न हुआ। इसी को यहां देखिए, ए बराबर कितना हो जाएगा 225, बी बराबर कितना हो जाएगा 135। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परमेयिका से ए बराबर क्या होता है BQ प्लस R, जहां R का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन B से छोटा होगा। अब इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। स्टेप फर्स्ट, ए का मान कितना है 225 बराबर बी का मान 135 Q1 प्लस शेष कितना बचा पहला स्टेप में 90। यहाँ क्या देखते हैं, चूंकि R बराबर नॉट 0, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। स्टेप 2, इस अंतिम भाजक को हम क्या यहाँ जो ये भागफल है 135, इसको हम फिर ए बना लेंगे 135, और ये शेषफल से हम भाग करेंगे 90 गुने 1 प्लस 45। यहाँ पर भी क्या देखते हैं, शेष हमारा 0 नहीं आ रहा है। फिर स्टेप 3 की ओर चलेंगे। इस 90 को जो है फिर ए हम बना देंगे, और अंतिम शेषफल जो ये 45 है इससे हम भाग दे देंगे, यानी इसको बी बना देंगे। 45 दूनी 90 प्लस 0। यहाँ पर क्या देखते हैं, चूंकि R बराबर 0, इसलिए एचसीएफ 225 और 135 कितना हो जाएगा, अंतिम भाजक कितना है 45। तो क्या सीखा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने का शर्त क्या है, विभाजन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप तब तक चलती रहेगी जब तक कि शेषफल शून्य नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, जो 225 और 135 को हमने विभाजन की प्रक्रिया किया। पहला विभाजन की प्रक्रिया में शेषफल 90 आ गया,
तो शून्य तो आया नहीं, तो फिर हमने दूसरा स्टेप अपनाया। दूसरा स्टेप अपनाने के बाद फिर देखते हैं शेषफल हमारा शून्य नहीं आता है, 45 आ गया है। तो फिर हमने तीसरा स्टेप अपनाया। तीसरा स्टेप में 45 दूनी 90 करके शेषफल हमारा क्या जाता है, शून्य आ जाता है। और अंतिम भाजक कितना है, 45 है, इसलिए 225 और 135 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 45 होगा। याद रखेंगे कि स्टेप फर्स्ट में यदि शून्य नहीं आता है तो फिर ए कौन बनेगा, ये जो भाजक जो है वह ए बन जाएगा और शेषफल जो है वह बी बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 135 है, शेषफल 90 आ गया था, अब 135 क्योंकि शेषफल तो 0 है नहीं, 135 ए बन जाएगा और 90 बी बन जाएगा। दूसरा स्टेप में क्या देखते हैं, शेषफल हमारा फिर 0 नहीं आ रहा है, 45 है, तो तीसरा स्टेप में आने के बाद 90 हमारा ए बन जाएगा और शेषफल बी हो जाएगा। अब तीसरा स्टेप में देखते हैं शेषफल हमारा शून्य आ जाता है और अंतिम भाजक क्या है, 45 है, तो 45 जो है हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इस प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। अब है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग। देखिए, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का खोज कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किया था, जिसको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। याद रखेंगे, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का खोज किसने किया था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किया था, जिसको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। और इसका प्रसिद्ध पुस्तक जो है वह है डिस्पेंसस अरिथमेटिकी। इसी जगह से उसने अंकगणित के आधारभूत का प्रमेय लिया था, जिसमें आपने क्या देखा था कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो पहला इसका उपयोग क्या हुआ, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग करके आप भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने में किया जाता है। दूसरा है, इसका उपयोग करके हम दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ एवं एलसीएम, एचसीएफ एवं इसको से समझिए, अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करने में। एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मोसो और एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लॉसो। तीसरा है अप्रमेय संख्या को सिद्ध करने में, जैसे √2, √3, √5 एक अप्रमेय संख्या है, कैसे इस सबको भी सिद्ध करने में कर सकते हैं। चौथा इसका उपयोग है प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा या अशांत अनावर्ती होगा, इसको
ज्ञात करने में, यानी हर का गुणनखंड करके, अभाज्य गुणनखंड करके हम यह जान सकते हैं कि किस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस परमेय संख्या में हर का गुणनखंड 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप में होता है वह शांत होता है, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड खंड 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में हो अशांत। जैसे एग्जाम्पल, तीन बट्टे 10 शांत होगा, क्यों? क्योंकि हो जाएगा 2 गुने 5, 2 का पावर 1, 5 का पावर 1। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में न हो। एग्जाम्पल के लिए 4/3 इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्यों? क्योंकि इसका जब हम गुणनखंड करते हैं हर का, ये होता है 1 गुने 3, यानी ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 0 गुने 3 का पावर 1, या 4/5 का पावर 0 गुने 3 का पावर 1, यानी इस रूप में नहीं है, ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ये हुआ आपका अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग। क्या देखा? अंकगणित के यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग एचसीएफ ज्ञात करने में करते हैं, और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड करने में करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने में करते हैं। फिर जैसे आपको पूछा जाता है सिद्ध करे कि √2 एक परमेय संख्या है, सिद्ध करे कि √3 एक परमेय संख्या है, सिद्ध करे कि √5 एक परमेय संख्या है, इस अपरमेय संख्या को सिद्ध करने में किया जाता है। फिर परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत, अशांत आवृत्ति होगा कि अशांत अनावृत्ति होगा, इसको भी ज्ञात करने में हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग करते हैं। शांत का पहचान क्या है कि कोई भी परमेय संख्या उसका हर का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यदि वह 2 का पावर 5 और 5 के पावर 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप में आ जाएगा तो वह परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। और जिस परमेय संख्या में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 5 और 5 के पावर n के रूप में नहीं आएगा उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये आपने सीखा वास्तविक संख्या के अंतर्गत। आज के क्लास में आपने समस्या समाधान, वास्तविक संख्या और उसके परिवार, धनात्मक पूर्णांक के 2 महत्वपूर्ण गुण अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, फिर प्रमेयिका एवं प्रमेय में अंतर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग सीखा। फिर आपने ये भी सीखा कि आर्किमिडीज को गणित का जनक कहा जाता है, गणितज्ञों का राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।